दिल्ली की विधानसभा में आज वो सीएजी की रिपोर्ट रख दी गई जो पिछले कई वर्षों से इंतजार कर रही थी। मेरे ख्याल से 2021 से वो रखी जानी थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों में वो नहीं रखी गई। वो सीएजी की रिपोर्ट जिसमें दावा किया जाता है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार के या उस कार्यकाल के 14 बड़े घोटालों का जिक्र है, 14 बड़ी वित्तीय अनियमितताओं का उसके अंदर जिक्र है। और ये चुनाव में मुद्दा भी बीजेपी ने बनाया था कि सीजी रिपोर्ट क्यों नहीं रखी, केजरीवाल जी ने भी नहीं रखी, फिर आतिशी जी ने भी नहीं रखी। वो रिपोर्ट आज पेश हुई। उससे पहले जब अभिभाषण चल रहा था उपराज्यपाल का, तो विपक्ष के विधायक लोग काफी कुछ कहने लगे, हंगामा वहां करने लगे, नारेबाजी हो रही थी। उनका मुद्दा दरअसल यह है कि सीएम दफ्तर में जब केजरीवाल जी आतिशी जी बैठते तो आप उनके पीछे 2 तस्वीर दिखाई देती थी। एक भगत सिंह जी की तस्वीर थी, एक बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर थी। उन पर आरोप लगता कि उन्होंने गांधी जी को गायब कर दिया। ये मैं कहने वाला जी कि खुद तो गांधी जी की तस्वीर मतलब विवाद हुआ था। विवाद हुआ भाई तस्वीर आप लगाओ, आप गांधी जी की भी लगे रहे थे, क्या दिक्कत थी? अब वो लोग ये कह रहे हैं कि इन्होंने भगत सिंह और बाबा साहब की तस्वीर गायब कर दी। बीजेपी कह रही है वो उसी कमरे में है, लेकिन उसकी जगह बस हमने बदल दी है। ये दूसरा विषय है, इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले ये सीएजी की रिपोर्ट। तो इस पर आपको पहले मैं एलजी साहब की बात भी सुनवा दे रहा हूं, जो विपक्ष के विधायक हैं, एक उनकी भी प्रतिक्रिया है, क्योंकि 22 के 22 आम आदमी पार्टी के विधायकों को आज स्पीकर जो बने हैं विजेंद्र गुप्ता जी, उन्होंने मार्शल्स को बुलवा के पूरे दिन के लिए निष्कासित करवा दिया, बाहर करवा दिया। ऐसा ये बीजेपी जब अपोजिशन में थी तो इनके साथ भी अक्सर हुआ करता था। और आम आदमी पार्टी की एक ऑफिशियल रिएक्शन भी है पार्टी की तरफ से, वो भी सुनिए। इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही, और यहाँ तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है, और उसका जवाब जनता ने दे दी। देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी हैं, और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी, और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। ये मार्च आप लोग निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अंदर एलजी का अभिभाषण हो रहा है, वो कह रहे हैं कैग की रिपोर्ट से डर गई है आम आदमी पार्टी। जितनी मर्जी रिपोर्टें ले आओ, हम किसी रिपोर्ट से नहीं डरते, और हम तो कह रहे हैं वो रिपोर्ट भी लेके आओ जिसके अंदर इस देश के पूंजीपतियों के घर भरे जा रहे हैं, देश का पैसा लूट लूट कर। वो रिपोर्ट भी लेके हम स्वागत करेंगे। लिकर स्कैम पे जो सीएजी की रिपोर्ट है वो पेश होनी है। 14 रिपोर्ट्स है। देखिए, 1 रुपए का भी आरोप साबित नहीं हुआ, मैटर सब जुडिस है, और 1 रुपए का भी आरोप अभी तक वहाँ साबित नहीं हुआ। आज झूठे बेबुनियाद आरोप लगाकर हमारी आवाज दबाने की कोशिश करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। हम हर दिन दिल्ली के लोगों की आवाज बनकर इस सदन में गूंजेंगे। मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने, आतिशी जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहाँ तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है, तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था, उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए। तो प्रियंका कक्कड़ जी एक रिपोर्ट गिना रही हैं जो कि दिल्ली में द्वारका के एक्सप्रेसवे से जुड़ी हुई है, बाकी 14 किस पर है इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन इसमें से आज एक शराब घोटाले वाली जो रिपोर्ट है वो विधानसभा में पेश हुई है, जिसमें लगभग 2000 करोड़ रुपए का दिल्ली के खजाने को नुकसान हुआ, ऐसा उसमें आकलन किया गया। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दों पर है, लेकिन मेन जो रिपोर्ट है जिसमें और जो सबसे बड़ा विवाद भी जुड़ा अरविंद केजरीवाल के साथ, वो शराब घोटाले वाला। हर्षवर्धन जी, रिपोर्ट आई गई। मुझे लगता है कि एक तो अब आम आदमी पार्टी को ये समझना चाहिए कि उनके ये जो टेंट्रम्स हैं, ये जो ड्रामेबाजी हैं, पैंतरेबाजी है, अब इसको जनता पसंद कम कर रही है, और अब भी अगर आप वही करेंगे तो शायद जो नाराजगी है वो बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए अब ये
आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई वो वाली रिपोर्ट लाओ ना जिसमें सबका क्या कर दिया गया है, बड़े लोगों के पैसे छोड़ दिए गए। ऐसी कौन सी रिपोर्ट है भाई? ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं। एक रट लिया है इन लोगों ने कि भाई कुछ भी हो, उनका पैसा छोड़ दिया गया, इनको छोड़ दिया गया। अरे भाई देश में बहुत कुछ चल रहा है। देश का एक छोटा सा राज्य, और चूंकि देश की राजधानी है इसलिए थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका खबर में ज्यादा हो जाता है। उसके अर्ध राज्य का एक हिस्सा था, उसमें भी आप जो सामान्य प्रक्रिया के काम थे वो भी आपने नहीं किया, और मूल रूप से बेईमानी की। अगर बेईमानी नहीं की होती तो सीएजी रिपोर्ट को इस तरह से दबा के बैठने की जरूरत नहीं। 2-2, 3-3 साल प्रोसेस में लग जाता है, और आपने ही वो सारी परंपराएं तोड़ी, आपने ही जितने तरह के जो गलत काम थे वो किए। और मुझे लगता है कि अब जब उसको लेकर एक दूसरे तरह की राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो शायद और उन्हें मुश्किल में डाल रही है। और देखिए, अरविंद जी को पता है कि उनके चेहरे पर नाराजगी बहुत ज्यादा है, इसलिए वो सामने आने का साहस नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि उनका चेहरा देखकर लोगों को बहुत कुछ याद आने लगेगा, लेकिन अब चाहे सामने आए या ना आए, शराब अब बोलेगी, शराब की बोतल डोलेगी, और दिल्ली में जो कुछ किया गया है वो सब राज अब तो पहले तो इनकी सीएजी रिपोर्ट में क्या है पूरी डिटेल आए, क्योंकि अब सार्वजनिक होगी जाकर के। इससे पहले तो आम आदमी पार्टी वाली पूछते थे आपके पास कहां से आई, आपके पास कहां, जो रिपोर्ट में आपको कैसे पता है? बात ठीक भी थी, वो लीक हुई थी उसके कुछ हिस्से, लेकिन अब पता चलेगा एग्जैक्टली। जब तक रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं आती है तब तक वो अधिकृत नहीं होती है, चाहे आप। लेकिन कई बार लीक रिपोर्ट से बवाल होता है। आप देखिए ना, 2G की रिपोर्ट तो लीक हुई थी पहले, जो विनोद राय की रिपोर्ट थी वो पहले लीक हुई थी, पटल पे बाद में आई। कोयला घोटाले की रिपोर्ट भी लीक हुई, जिसमें बड़े बड़े 1,65,000 करोड़, 1,80,000 करोड़ का पूरा बताया गया था। बाद में वो अलग बात है, विनोद राय जी ने खुद ही मान लिया कि वो एक्सकेलेटेड फिगर थी। कोल सचिव जेल गए थे, जेल तो गए थे, कांग्रेस के सांसद जेल गए। साबित कहाँ हुआ? जेल तो नहीं, कोयले में साबित हुआ सर, नहीं, कोयले में साबित हुआ, कोयले में बाकायदा वो फिगर नहीं साबित हुई 1,80,000 करोड़ की, जिसको विनोद राय ने खुद कहा, जिसको विनोद राय अब सुनिए ना, ये यूपीए छोड़िए ना, यहाँ आज सीएजी रिपोर्ट पे चर्चा कर रहा हूँ ना आज, अभी तो इसकी डिटेल आ जाए। सीएजी रिपोर्ट कई राज्यों में और भी आई है। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट पे आज तक चर्चा हुई? कभी नहीं चर्चा हुई, और खूब रिपोर्ट आई है, इसकी चर्चा होगी। तो सीएजी रिपोर्ट को भी हम सिलेक्टिव चर्चा करते हैं, वरना हर राज्य की सीएजी रिपोर्ट अगर देखो तो हर राज्य की सरकार कटघरे में खड़ी होती है। सर क्योंकि ये अकाउंटिंग है वो नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, सब पे होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक तो चुनावी मुद्दा बन गया, फिर वो आरोप जो है वो इतने बड़े आरोप थे शराब घोटाले का, मतलब बड़े इन द सेंस केजरीवाल जी पर चिपके। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उनको जेल जाना पड़ा, जेल के बाद बेल हुई, तो चिपक गए। जाहिर है जब गिरफ्तारी होती है, एक्शन होता है, तो आरोप लगता है, तो आरोप की। लेकिन मैं कह रहा हूँ सीएजी रिपोर्ट अकेले आधार नहीं होती है, एक आधार बनती है। सीएजी रिपोर्ट में ही बोफोर्स हुआ था, उनकी रिपोर्ट थी चतुर्वेदी जी की, वो सीएजी थे, पूरा बोफोर्स उसी पे हुआ, और बाद में बोफोर्स में सब छूट गए, एक भी साल जेल नहीं गया। नहीं, अभी जैसे आम आदमी पार्टी वाले बड़ा ब्रेव फेस दिखा रहे हैं कि हमें नहीं फर्क पड़ता, जो रिपोर्ट दिखा नहीं दिखा दो, लेकिन फर्क तो पड़ेगा ना सर, मुश्किल तो बढ़ेगी। पॉलिटिकल स्टेटमेंट तो यही होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक गलती तो ये है ही ना आम आदमी पार्टी की कि वो सीएजी रिपोर्ट उनको टेबल कर देनी चाहिए थी जब भी आई है। उसका हो सकता है, जैसे अभी बात हुई कि डिबेट नहीं करते, आप रिपोर्ट तो टेबल कर देते, फिर जो होता देखा जाता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बल्कि उन्होंने जो 14 रिपोर्ट टेबल नहीं की, उससे ये बड़ा इशू हो गया। और आज जिस तरह से हंगामा हुआ, उससे भी लग रहा है कि आप उसको फेस नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने इतना हंगामा किया कि 22 के 22 विधायकों को बाहर करना पड़ा। अब वो तो कह रहा, अध्यक्ष जी का फैसला है, अध्यक्ष जी बहुत बार वो हुए तो उसका भी हिसाब वो कर रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि पहले थी इस तरह की जरूरत थी, लेकिन खैर वो तो अलग इशू है। फिर अभी जो माननीय मुख्यमंत्री विनय सक्सेना जी जो बोल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री, अच्छा नहीं है, मुझे लगा वैसे ही बोल रहे थे, जिस तरह से उन्होंने बोला कि जनता ने जवाब दे दिया है, केजरीवाल जी ने क्या कहा है, तो मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है अब भी। नहीं, और सर कभी भी एलजी की मतलब इस तरह के भाषण नहीं, चलो काम वाम करना, मुझे लगा ही नहीं कि वो एलजी है, मुझे लगा मुख्यमंत्री वही है। तो जिस तरह से वो बोले हैं, उससे भी अभी समझ में आ रहा है कि विनय सक्सेना साहब अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। पहले तो वो एग्जीक्यूटिव चीफ मिनिस्टर के तौर पे काम कर ही रहे थे कि जो इलेक्टेड है उसके वो रोक कर रहे थे। मुझे इसमें एक बात अच्छी लगी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार गई पर्दे लगाकर, और एलजी साहब ने सारे पर्दे उतार दिए। आपने हमेशा नोटिस किया होगा केजरीवाल जी जब बात करते थे, कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तो एक तरफ बाबा साहब की तस्वीर और एक तरफ उनके भगत सिंह की तस्वीर लगी रहती थी। उस वक्त लोग कहते थे भाई इसमें इन्होंने गांधी जी गायब कर दिया, वरना हर सरकारी दफ्तर में मैंडेटरीली, जैसा अभी आपको दिखाई दे रहा है ना, पीछे गांधी जी की तस्वीर होती थी, लेकिन उनकी तो उसमें फ्रेम में नहीं दिखाई देता था। अब रेखा गुप्ता सीएम बनी तो इन्होंने सारा फर्नीचर बदला होगा, तो पीछे तस्वीर भी बदल दी।
तस्वीर बदली है, हटाई नहीं है, उस जगह से हटाई है, कमरे से नहीं हटाई है, कमरे में लगी हुई है। वो वीडियो भी बाकायदा उन्होंने जारी करके बताया कि देखो साहब, भगत सिंह जी की तस्वीर पूरे आदर से और बाबा साहब अम्बेडकर जी की तस्वीर भी लगी है। बाकी उनका प्रेरोगेटिव है भाई, अपने वो पीछे क्या उनके दिखे, वो अब मुख्यमंत्री हैं। लेकिन हो गया इस पे विवाद, और आज पूरा दिन जब विधानसभा चल रही थी, आम आदमी पार्टी के लोग इसी बात को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे और इतने नारेबाजी की, इतना हंगामा किया कि 22 के 22 विधायकों को बाहर करना पड़ा स्पीकर को। क्या कहना है सर सुनील जी इसमें? देखिए, अब आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठी है, तो मुझे लग रहा है 3 दिन का ये सत्र, दिल्ली सरकार का 3 दिन का सत्र आया था, विधायकों के शपथ ग्रहण हुआ है, केक की रिपोर्ट आई है, तो उन्हें ये मुद्दा बनाना था। अब उन्हें मालूम था कि जो केक की रिपोर्ट जब एलजी ने लिखा था, आतिशी जब मुख्यमंत्री थी, लिखा था आतिशी को आप दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाइए, केक की रिपोर्ट को सदन के अंदर पेश कीजिए, तब आतिशी उस बात को टालती रही। अब ये उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था सत्ता में लौटेंगे, सीटें कम होगी तो फिर 5 साल हम किसी ना किसी बहाने केक की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं होने देंगे, पटल पर नहीं रखने देंगे। लेकिन जनता ने जिस तरीके से मैंडेट दिया है, तो यह तय था कि केक की रिपोर्ट आएगी पहले ही दिन। तो मुझे लग रहा है कि उन्हें इस तरीके से कि पहले ही दिन 22 के 22 विधायक उपराज्यपाल के भाषण पे आप व्यवधान डालते हो, आप एक अनावश्यक विवाद तो खड़ा करते हो कि भगत सिंह का फोटो हटा दिया, वहां से आपने बाबा साहब का फोटो हटा दिया, निश्चित रूप से अनावश्यक विवाद है। इस विवाद का क्या लेना देना आज के सत्र के 3 दिन कार्यालय 3 दिन का जो सत्र बुलाया गया था, जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कह चुकी है, जब भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है, जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार कह चुकी है कि भगत सिंह का फोटो और बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का फोटो ससम्मान वही लगा हुआ है, बस जगह बदल दी है। तो ये जरूरी तो नहीं कि केजरीवाल जी जहां बैठे थे तो पीछे रखे, केजरीवाल ने गांधी जी का फोटो हटा दिया था, तो क्या किसी ने इतना किया था? केजरीवाल को फोटो नहीं हटाना चाहिए था। अब केजरीवाल ने खुद मुख्यमंत्री आवास में जाके किस तरीके से करोड़ों रुपए खर्च करे, तब केजरीवाल को नहीं लगा कि मुख्यमंत्री आवास में नहीं करना था। तो आप अपने मकान में शीश मार के खर्च करते हो, और अगर मुख्यमंत्री भाजपा की एक फोटो को एक जगह से हटा के दूसरी जगह का लगा देती है, तो आपको ये दिक्कत है कि नहीं, फोटो वैसे ही लगना चाहिए, कुर्सी वैसे ही होना चाहिए, पर्दे वैसे ही होना चाहिए, कॉल बेल वैसी लगी होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से आतिशी इन बातों को देख रही है, ये बता रहा है कि उनका ध्यान अभी भी इस स्थिति में नहीं है। अब आप विपक्ष में हो, आप मैं सर इतना कह रहा था कि घर ही नहीं, ऑफिस ही बहुत बढ़िया बना रखा था उन्होंने। मतलब वो जो सीएम जिस फ्लोर पर है सीएम ऑफिस, वो बड़ा पूरा रेनोवेट किया गया, बढ़िया से अच्छे से किया गया था, इसकी भी खूब चर्चा हुई थी। देखिए, सीएम ऑफिस बनाया, रेनोवेट किया, आज उसमें रेखा जी बैठेंगी, वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। और ये जो फोटो तस्वीर वाला मसला है, मुझे लगता है ये इनको जवाब देना है कैग रिपोर्ट पर। आम आदमी पार्टी को जो कैग रिपोर्ट पेश हुई है, उसके जब मुख्य बिंदु बाहर आएंगे और जब इनकी सरकार के कामकाज को लेकर के जो उसमें टिप्पणियां की गई हैं, वो जब चीजें आएंगी, तो उसकी एक पेशबंदी है कि आप फोटो का विवाद ले आओ। अगर भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो वाकई हटा के कहीं दूर रख दी गई होती, तो विवाद आप कर सकते थे कि भाई आपने भगत सिंह की लगाई थी फोटो। अब वो अगर जगह बदल दी कमरे में, तो कौन सी इतनी बड़ी आफत आ गई? देखिए, जिस पार्टी की सरकार होती है, जिस विचारधारा की सरकार होती है, वो अपने हिसाब से अपनी चीजें करती है। पश्चिम बंगाल में जब कम्युनिस्टों की सरकार थी, तो वहां मार्क्स और लेनिन की फोटो लगी रहती थी उनके मुख्यमंत्री कार्यालय में। अम्बेडकर जी तो सबके आराध्य हैं। मैं कह रहा हूँ विचार, बात करो उनकी विचार। आप अगर भारतीय जनता पार्टी ने मान लीजिए वहां मोदी जी की तस्वीर लगाई, प्रधानमंत्री हैं देश के, गांधी जी की तस्वीर लगाई है, तो इसमें कौन सी गलती है? और बगल में अम्बेडकर की और बाबा साहब की और भगत सिंह की लगाई, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है इसको लेकर के। गांधी जी की फोटो जब हटाई गई थी, जब उसका विवाद हुआ था, तो इनको भी अपने आईने में देखना चाहिए आम आदमी पार्टी वालों को। इन्होंने भी गांधी जी की फोटो हटा के कोई बहुत बड़ा महान काम नहीं किया था। ठीक बात है। अच्छा, इसका कोई रूल हो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, लेकिन जो ज्यादा देखा है हमने वो यही देखा है, वक्त उस दौर के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गांधी जी की फोटो तस्वीर रहती है। तीन तस्वीरें रहती ये परंपरा है, ये परंपरा है। कुछ बातें लोगों को ठीक से सुननी चाहिए, वरना ये तमाशा, ये पार्टी ऐसी है, तमाशे की पार्टी, वो तमाशा करेगी। क्या गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी की उनकी फोटो लगे तो क्या उनका सम्मान नहीं होगा? और भगत सिंह जी की वहां से हट के दूसरी जगह जाए तो अपमान हो जाएगा? रविंद्रनाथ ठाकुर, सुभाष चंद्र बोस, इन नेताओं के लगे, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, राजगुरु की लगे, क्या लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनकी फोटो लगे? देश हमारा नायकों से भरा हुआ है। जब हम स्वतंत्र हुए तो हमने एक परंपरा तय की कि महात्मा गांधी
चूंकि उनको राष्ट्रपिता की उपाधि दे दी, एक सबसे बड़े नायक के तौर पर हमने देखा, और दो लोग जो भारत की जनतांत्रिक लोकतांत्रिक परंपरा से चुनकर उनके द्वारा वहां पहुंचेंगे, यानी प्रधानमंत्री और फिर जो राष्ट्रपति। अब ये परंपरा किसने तोड़ी? ये परंपरा तोड़ी अरविंद केजरीवाल ने, एनार्किस्ट चीफ मिनिस्टर ने, पीछे ले जाकर भगत सिंह और अंबेडकर। और उसके बाद क्या किया? उससे गंदा काम किया। जब जेल गए तो उनके साथ जेल शराब घोटाले में जाने वाले अरविंद केजरीवाल का चित्र लगा दिया। देश को सचमुच सोचना चाहिए किसने गंदा काम किया है, किसने जो बड़े हमारे नायक हैं, राष्ट्र नायक हैं, उनका किसने अपमान किया है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, गांधी जी की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ही तस्वीर होनी चाहिए। कोई सरकार हो, कोई सरकार आ जाए, बाकी आपको अच्छा लगे, किसी का नियम नहीं है ना, नियम तो नहीं है, परंपरा है, परंपरा की बात होती है। देखिए महाराष्ट्र में और अगर आप सामने लगा लीजिए, तो बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को नियम बोला, नहीं है, इसलिए केजरीवाल जी ने जब गांधी जी की फोटो हटा दी तो ऐसा कोई हो हंगामा नहीं हो गया था। ऐसे आज भी ऐसा कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है, लेकिन उनकी पार्टी ने जब बीजेपी की सरकार आई पहली बार, तो बाला साहब ठाकरे ने, मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे शिवसेना के, तो बाला साहब ठाकरे ने मनोहर जोशी को बोला कि सावरकर की फोटो मुख्यमंत्री के भवन में आपने कक्ष में आप लगाइए। तुरंत सावरकर की फोटो वहां लग गई थी मनोहर जोशी के पीछे। ठीक बात है। तो उनको लगा कि सावरकर की लगाने, उन्होंने वहां लगा दी, लेकिन गांधी जी की प्रतिमा भी थी वहां पर। कांग्रेस ने हालांकि वो बहुत उसमें एक कमेंट आपका, फिर मैं कमेंट नहीं कर रहा, मैं एक लीगल पोजीशन बता रहा हूं कि मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई इसी बात को लेकर, मतलब ये वाला इशू पे नहीं, मद्रास को लेकर, मद्रास विधानसभा को लेकर। तो मद्रास हाई कोर्ट ने साफ किया कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी या ऑब्लिगेशन कोई नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन आज़ादी के बाद से चल रहा है कि जो दोनों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और महात्मा गांधी, इनकी फोटोज वहां पर लगाई जाए। और आपको यदि याद हो कि जैसे ही प्रेसिडेंट हमारे यहाँ बनते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो उनकी वो फोटोग्राफ होती है ऑफिशियल, और वो पिक्चर सारी जगह उनके शपथ ग्रहण से पहले वहां पहुंच जाती है सरकारी भवनों के लिए, तो वहां पहुंचाई जा सकती है। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं तो कोई स्वतंत्रता सेनानी या राज्य के जो नायक हैं उनकी फोटोज को लगा सकते हैं। ये मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है। ठीक है सर, मतलब उसमें कोई मैंडेटरी कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह से करना। और अब ये तो बाबा भीमराव अम्बेडकर को डालना है भाई, बाबा साहब, वही मैं कह रहा हूं। जरा बिहार की बात कर लें सर। बिहार चुनावी राज्य है, अब दिल्ली तो निपट गया, अब बिहार की बारी है। वहां का एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो आया है, एक सेटिंग दिखाते हैं, वीडियो का वो दिखा दीजिए जरा, जब तक बात कर रहे हैं उसकी तस्वीरें दिखा दीजिए। बैठे में सम्राट चौधरी और साथ में बैठे में, सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं और साथ साथ उप मुख्यमंत्री भी हैं, गिरिराज जी भी बैठे हुए हैं, गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री, और सारे लोग हैं, सोफे पर सब हैं। यहाँ वो क्या कह रहे हैं, मैंने ना लालू पे मत बोल, तेजस्वी पर हमला मत करो, लालू पे बोलो, तेजस्वी पर बात करते हैं तो हमको नुकसान होता है। तो एक इनफॉर्मल तरीके से बात हो रही थी, खुले तौर पर, खुलेपन से बात हो रही थी, लेकिन वीडियो बन रहा था, याद उनको रहा नहीं, तो वीडियो में आ गया, आवाज़ भी आ गई, वो सुन लीजिए आप। नहीं, हम लालू यादव को बोलना पड़ेगा, हम बदला ठीक है, हम लोग को लालू जी नहीं बोल रहा है, हमको गलत तो नहीं चाहिए, बदला भगत नहीं। एक बार और सुना दीजिए, एक बार और सुना दीजिए ये बयान, इंटरेस्टिंग, एक बार और देखिए। नहीं, हम लालू यादव को बोलना पड़ेगा, हम बदला ठीक है, हम लोग को लालू जी नहीं बोल रहा है, हमको गलत तो नहीं चाहिए, बदला भगत नहीं। देखिए बड़ा क्लियर है, और उसमें सम्राट चौधरी की जी की आवाज जो है वो साफ सुनाई दे रही है कि तेजस्वी यादव पर बोलने से हमको नुकसान होता है, इसलिए हमको लालू यादव पर बोलना है, लालू पर बोलो। गिरिराज जी कुछ कह रहे हैं, हम तो बगला भगत पर बोले हैं, वो क्लियर नहीं है रेफरेंस क्या वो बोल रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी की बात तो बिल्कुल ठीक है। आप इससे आपको कम से कम बीजेपी के अंदर आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोच है, क्या थिंकिंग है, वो पता चल रही है। या वाकई लालू यादव पर बात करने से भाजपा को नुकसान होगा? नहीं, मुझे लगता है, देखिए तेजस्वी पर बात करें, तेजस्वी पर बात अब उन लोगों के बीच में चर्चा हो रही है, लेकिन मुझे सचमुच नहीं समझ में आ रहा है। आपको लड़ाई तो अब तेजस्वी से लड़नी है, लालू यादव पर जो भी हमला करना है वो आप करिए, लेकिन अब तो आपको लड़ाई, और ये कौन सी समझ है कि तेजस्वी पर हमला करने से नुकसान होगा? तो ठीक है, वो लोग नेता हैं, वो लोग वहां लड़ भिड़ रहे हैं, वही चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि इससे बड़ी नासमझी वाली बात नहीं हो सकती कि आप कहें कि उस पर हमला करेंगे, अब योगी जी कहें कि अखिलेश यादव पर हमला करेंगे, या अखिलेश कहें कि योगी जी पर हमला करेंगे तो नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहने लगे कि राहुल गांधी पर अब नहीं हमला कर, ये चलता नहीं है। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम समझ वाली बात लग रही, या एक दूसरे को थोड़ा ये कट टू साइड करने का। बीजेपी जेडीयू ने लालू यादव को, और लालू राबड़ी जब सरकार रही उनकी, उसको तो एक किस्म का जंगल राज का टैग, उनका एक विलन के तौर पर पेश किया है बिहार की पॉलिटिक्स में। बिहार की 20 साल हो गए, लेकिन अब
तेजस्वी हैं। नहीं, लेकिन आप बिहार के नेताओं से बात कीजिए, वो आज भी ये कहते हैं हमारा काम तब तक बनता रहेगा जब तक लालू की याद ताजा रखी हम रख पाएंगे। वो तो हमेशा होता है। देखिए, ये जो बयान हर्षवर्धन जी की बात करती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो उसके नेपथ्य में लालू यादव तो रहेंगे ही रहेंगे, वो सारी फोर्सेज रहेंगी जो उस समय थी। तो अब लेकिन वही बात है कि भाई वो लोग जमीनी नेता हैं, उनको ज्यादा बेहतर मालूम होगा कि जमीन पर क्या असर है। हाँ, ये बात सही है कि तेजस्वी पर वैसे कोई बैगेज नहीं है अपना निजी, जो लालू यादव पे तमाम बैगेज, पिताजी का ही बैगेज इतना बड़ा, पिताजी का ही बैगेज, पर्सनल बैगेज नहीं है। तो शायद उनको ये लगता होगा कि इससे जो है जो युवा वोटर है उस पर हम जब तेजस्वी हमला करते हैं तो शायद उसमें गलत मैसेज जाता है, ये सोच सकते होंगे वो। लेकिन मुझे कोई इससे फर्क नजर नहीं आता। लड़ना है तो हमला दोनों पे करना है। हाँ सर, एक बार सर, वो कह रहे हैं कि तेजस्वी पर बोलने से हमको नुकसान होता है। नुकसान होने का मतलब हमारा कोई वोटर या तो चला जाता है या जो वोट हमको मिलने वाला होगा वो हमसे नाराज हो जाएगा। तो मैं जब समझना चाह रहा हूं क्या वाकई बीजेपी, जेडीयू और बीजेपी का कोई ऐसा वोटर है जो तेजस्वी को पसंद करता हो और वोट इनको दे दे, तो ऐसा हो सकता है क्या? एक लाइन जोड़ दूं तो समीर जी आपके उसमें, सम्राट चौधरी राष्ट्रीय जनता दल से आए, तेजस्वी पर हमला नहीं बोलना है, भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा उनकी बिहार में रणनीति क्या होनी चाहिए। 2020 का चुनाव के समय देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी थे बिहार के, उस समय भूपेन्द्र यादव संगठन के प्रभारी थे, नित्यानंद राय थे, इन लोगों की बैठक हो रही थी वहां पर। उस बैठक में भूपेन्द्र यादव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भाई हमला करो तो लालू प्रसाद यादव पे करना है, जहां तक हो सके तेजस्वी पे बचना है, हमको लालू को सेंटर में रखना है। कब की बात है? 2020 विधानसभा चुनाव की। उस समय देवेंद्र फडणवीस को चुनाव प्रभारी बनाया गया था बिहार का, भूपेन्द्र यादव संगठन प्रभारी थे, नित्यानंद राय घोषणा पत्र के प्रमुख थे और वो भी इस बैठक में थे। भूपेन्द्र यादव ने बहुत स्पष्ट कहा था कि लालू प्रसाद पे जितना हमला करना है आप करो, तेजस्वी को जितना हो सके आप उसको छोड़कर लालू को केंद्र में रखना है। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति 2020 के चुनाव में भी यही थी। लेकिन तेजस्वी तब नए थे, फ्रेश नेता थे। आज तो कल देखिए ना, प्रधानमंत्री मोदी ने रैली में तेजस्वी पे हमला नहीं बोला है, प्रधानमंत्री ने लालू का बोला कि जिन्होंने चारा खाया और जिन्होंने पार्टी वो चला रहा है, फेस तेजस्वी यादव है, आप कैसे इग्नोर कर? लालू का जंगल राज, 15 साल का जंगल राज, वो याद दिलाना बार बार कि भाई लालू का 15 साल आ जाएगा अगर तेजस्वी आएंगे, तो इसलिए लालू का बार बार जिक्र करना है। ये बीजेपी और एनडीए के लिए चुनौती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो 20 साल पुरानी बात को आज रेलेवेंट रखना, बार बार याद दिलाते रहना, लोग उसके बाद एक पीढ़ी पैदा होगी, उसको क्या पता पीछे क्या था। बिल्कुल ठीक बात है। हालांकि एक तो मैं जो अनइन्फॉर्म्ड वीडियो है ना, उनको यूज करने के पक्ष में नहीं रहता। मतलब कोई भी बात हो रही हो, यदि आपने उसको बता रखा है कि भाई आप इसको यूज कर रहे हैं, नहीं कर रहे, जिसने भी बनाया है, खैर वो अलग इशू है। बीजेपी को ये समझने की जरूरत है कि अब ये जो हर्ष जी बात कर रहे हैं वो बेहतर सही बात है कि लीडर तो तेजस्वी है ना, वहां पर तेजस्वी के ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उनके पास पर्सनल बैगेज है, कोई बैगेज नहीं है तो भी, और है लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ यदि होता तो सरकार तो बना चुके ना तेजस्वी, बिल्कुल नीतीश कुमार के साथ मिलकर, और आज भी सबसे बड़ी पार्टी है वो। तो आपको लड़ाई तेजस्वी के साथ लड़नी है सेकंड नंबर पे। हाँ, मतलब बराबर जैसा है वो, कोई उसमें ऐसा नहीं है। तो तेजस्वी को के खिलाफ ही आपको लड़ाई लड़नी है। अब वो सोचते होंगे कि किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, लेकिन लालू यादव के खिलाफ लड़ाई वैसी है जैसे आप नेहरू के खिलाफ लड़ाई लड़के राहुल गांधी के साथ कर रहे हैं। अब वो बैगेज को छोड़ना पड़ेगा, आपको तेजस्वी के साथ हेड ऑन करना पड़ेगा कि किस तरह से आप लड़ते हैं, क्या स्ट्रेटजी बना रहे हैं। लेकिन वो लोग पार्टी के जमीनी नेता हैं, वो समझते होंगे कि किस तरह से स्ट्रेटजी बनानी है, ये उनको तय करना। सम्राट चौधरी आरजेडी। लेकिन सर वैसे देखें, मतलब तेजस्वी पर बात करने से नुकसान हो जाएगा ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, अगर इसको क्योंकि दोनों वोटर लालू यादव पर बोलने से फायदा होता है, ये तो क्लियर है ना। हाँ, ये ठीक है, फायदा ज्यादा से ज्यादा हमला लालू यादव पर बोल, लेकिन लालू यादव अब निकल गए ना उस लाइन से। लालू यादव जब आप तेजस्वी पर भी हमला करेंगे तो लालू ही दिखेंगे ना। और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, अभी भी वो लगातार अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, अभी भी वो जमीन वाले मामले में और वो लैंड फॉर जॉब स्कैम में उनका भी नाम शामिल है। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग एंटिटी हो गए। मैं फिर से कह रहा हूं, वो नेता लोग हैं, हो सकता है कोई बहुत ऊंची समझदारी हो जो हमको नहीं दिख रही हो, हाँ, ये हो सकता है। यहां कोई ऐसी ये, और जो बिहार में बड़ा क्लियर है, अब उन्होंने रेफरेंस दे दिया 2015 से, ये सोचे वो हो सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, जो चिढ़ता है ना, वो तेजस्वी से भी वो वर्ग और ज्यादा चिढ़ता है। आप अगर देखें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि वहां लड़ाई वही है कि आप बिहार को ले कहां जाना चाहते हैं। जब एक बयान दे दिया था तेजस्वी ने कि समझा देंगे हम, ये बिहार है, तो उसके बाद भी यही हुआ था। अच्छा, बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, और ब्रेक से पहले बात कर रहे थे बिहार की। चुनावी राज्य है, इस साल एक ही चुनाव बचा है अब राज्य में, और वो बिहार राज्य है। एक वीडियो हमने आपको दिखाया, उस वीडियो में बीजेपी के नेता ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हमको
लालू यादव पर बोलने में फायदा, तेजस्वी पर बोलने में नुकसान है। तो इसी तेजस्वी पर मत बोलो, जो बोलना है लालू पर बोलो। तो उसकी हम लोगों ने चर्चा की कि लालू राज याद दिलाते रहना, वो 15 साल इसमें लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बने, वो दौर कैसा था। ये आज जिनको वो याद नहीं है, जिन्होंने नहीं देखा, उनको बताते रहना बीजेपी के लिए जरूरी है। और आज भी लालू का जंगल राज, लालू का जंगल राज ये कहकर बीजेपी को वोट मिल जाता है। अभी तक तो ये हो रहा है। तो शायद वही बात हो कि भाई लालू पर फोकस रखो, वोट आएगा। एक ये बात हुई। अब दूसरी जो चर्चा बिहार में चल रही है वो ये कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने बेटे को पॉलिटिक्स में ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करेंगे। निशांत उनका नाम है, निशांत कुमार। पिछले कुछ दिनों से जब से ये चर्चा बढ़ी है, आप उनकी मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ती हुई देख रहे होंगे। कैमरा ढूंढ ले रहा है, वो बात भी कर ले रहे हैं, एयरपोर्ट से निकलते हैं बाहर तो भी लोग मीडिया वाले पीछे होते हैं, तो कुछ वो बात भी करते हैं। सौम्य सरल टाइप के आदमी है। अभी तक पॉलिटिक्स से कोई लेना देना उनका दूर दूर तक नहीं है। अभी तक एक बात केवल पॉलिटिकल कही है, मेरे पिताजी को बिहार की जनता ने बहुत मौका दिया, एक मौका उनको और दीजिए, जो काम रह गया बिहार का वो और पूरा करेंगे। तो ऐसे ही एक मौके पर उनसे फिर कैमरे की मुलाकात हो गई। मौका उनके लिए थोड़ा पर्सनल था, उनकी माताजी की पुण्यतिथि का मौका था, लेकिन वहां कुछ चर्चा हुई है उनकी, तो वो मैं आपको सुनवा रहा हूं। और सवाल सीधा पूछ लिया गया, आप राजनीति में कब आएंगे? जवाब सुनिए। आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही। अच्छा है, काम किया उन्होंने। आह्वान करते हैं कि वोट करें, विकास किया है पिताजी ने। पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखे जनता के बीच। अरे चलिए, ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या करता है। अगर जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे ये बड़ा क्लियर है, वो सवाल अवॉइड कर रहे हैं। 3 बार सवाल हुआ है उनसे ये। अरे चलिए, मतलब कुछ भी कमेंट करते वो समझ में आता, लेकिन वो बिल्कुल एंटरटेन ही नहीं करना चाहते इस सवाल को। क्या बात हो सकती है सर ऐसी? नहीं, अभी दरअसल ये शुरुआती है, बिल्कुल प्रारंभिक। अभी जब तक नीतीश कुमार जी से यानी अपने पिताजी से उनको पूरी तरह से हरी झंडी नहीं मिल जाती है और उनकी विधिवत घोषणा नहीं हो जाती राजनीति में आने की, तब तक वो सवाल अवॉइड करेंगे। ये चर्चाएं जो चल रही हैं, कहीं तो चिंगारी है ना? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए, नीतीश कुमार जी का जो राजनीतिक करियर है करीब 40 साल से ज्यादा का है। ये हाल में ही निशांत कुमार सार्वजनिक रूप से आए हैं। इनकी एक तस्वीर देखी गई थी 2015 में, जब नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे, जब महागठबंधन की सरकार बनी थी। तब हमें याद है अच्छी तरह से, उस वक्त ये इंक्लोजर में, वीआईपी इंक्लोजर में मीसा भारती से बात कर रहे थे। उस वक्त फोकस हुआ था भाई ये नीतीश कुमार जी की बेटी हैं। इसके अलावा इनकी कभी सार्वजनिक रूप से ना तो नाम की चर्चा ना फोटो होती नहीं, अचानक ये चर्चा बढ़ी है। और चर्चा इसलिए बढ़ी कि नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य को लेकर, सेहत को लेकर जो चर्चाएं चली, उसके बाद जनता दल यू में एक नेतृत्व का संकट न पैदा हो, तो इसलिए निशांत कुमार को सामने लाया गया है। अब वो नीतीश कुमार की मर्जी से लाया गया है या जेडीयू के कुछ उन नेताओं की मर्जी से लाया गया है जो एक फिगर आगे रखना चाहते हैं ताकि पार्टी एकजुट रहे, अब ये इसका खुलासा कुछ दिनों में होगा। अरे आदमी कितना ए पॉलिटिकल है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि आपका विरोधी क्या कह रहा है। अब इनके तो क्या विरोधी, क्योंकि पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन इनकी पिताजी के विरोधी पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया इनके बारे में, तो उन्होंने कहा था कि वो मेरे भाई हैं और मैं चाहता हूं उनका घर बस जाए। कि मतलब पॉलिटिक्स में तुम क्या करोगे आकर के, तुम घर गृहस्थी बताओ, वो दुनिया तुम्हारी है, ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन उसमें उन्होंने कोई इनके अलावा, उसके अलावा कोई बात इनके लिए की ही नहीं। तो उससे भी समझ में आया कि भाई वो भी इनको पॉलिटिकल पर्सन नहीं मानते। तेज प्रताप ने कहा उनको राजद में आना चाहिए। तेज प्रताप जी की बातों पर तेजस्वी भी समझते हैं कि यानी उनके आने से कितना फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, और एक नीतीश कुमार की जो पॉलिटिकल लाइन है उसको आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि निशांत का आना पॉलिटिक्स में अब करीब करीब तय हो गया है। तय है, हाँ। और वो जो कह रहे हैं उसमें उन्होंने कोई खारिज नहीं किया कि मैं नहीं आऊंगा या नहीं आ रहा। और उनकी अपीयरेंस ही क्यों है, 50 साल का आदमी 50 साल में आपको कभी दिखा नहीं पॉलिटिकल अपीयरेंस के तौर पे, तो वो आज दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब उनका आना तय है। कैसे उनकी एंट्री होगी, किस स्थिति में एंट्री होगी, आपकी समझ से पक्का है ये कि होगा ही? मेरे ख्याल से इस चुनाव से पहले 90% तय है कि निशांत लॉन्चिंग उनकी होनी है। अब कैसे होनी है ये तय करना है। बिहार की लड़ाई सारी नेता पुत्रों की हो जाएगी, नेता पुत्रों की हो जाएगी। और जो नीतीश कुमार लगातार पूरी जिंदगी परिवारवाद के खिलाफ के नेता के तौर पे दिखाई देते रहे, तो उसका भी एक संकट खत्म हो जाएगा तेजस्वी के लिए कि भी रोज रोज आप ये नहीं कहेंगे नेता पुत्रों की
एंट्री नहीं हुई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे लगता है ये फायदेमंद होगा। इस तरह से फायदा है इसमें बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा? इस तरह से ये फायदा है कि वो नीतीश कुमार जी को अगले मुख्यमंत्री की जो ट्रेन है उस प्लेटफॉर्म से आसानी से उतार जाएगी। और एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है इस वक्त, सिख विरोधी दंगे में जो मामला चल रहा था उसमें सज्जन कुमार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। सज्जन कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता सांसद रहे थे और उनको वो अभी भी जेल में ही हैं। उम्र कैद की सजा हुई है, ये इस वक्त की खबर है। दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी और ये सजा, ये उनको दोषी करार अभी कुछ दिन पहले ही दिया गया था। सजा आज सुनाई गई है। तो एक और मामले में उम्र कैद सज्जन कुमार को हुई। ऑलरेडी सजा मिल चुकी है उनको एक पहले। और अब मसला इसमें ये नहीं है ना, सज्जन कुमार हुई है वो नए जो पुराने मामले जो थे जो लंबित चल रहे थे उनकी नए सिरे से वो मामले आगे बढ़ाए। यदि पॉलिटिकल देखें तो ये मसला सज्जन कुमार की उम्र कैद की सजा का नहीं है। ये मसला फिर से पॉलिटिक्स में कांग्रेस के सिख विरोधी दंगों में शामिल होने का हो जाएगा। फिर से भारतीय जनता पार्टी या जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो इस बात को कहेंगे कि भाई देखो अब तो कोर्ट ने भी इसको दोषी मान लिया ना। सज्जन कुमार अकेले नहीं है ना, सज्जन कुमार उस कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं जिसने मोटे तौर पर जिन पर आरोप है कि उन्होंने सिख विरोधी दंगों में हिस्सा लिया। और उसमें फिर से वही बयान पर आ जाएंगे जहां राजीव गांधी जी का बयान था कि लेकिन कोई फर्क पड़ता है क्या? मतलब ये आरोपी हैं, इनको दोष से बड़ा फर्क सजा मिले वो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली उसके बाद तो कांग्रेस ने कितनी बार सरकार बना ली पंजाब में बना ली, लेकिन दिल्ली में अरे एक कोशिश तो एक्सरसाइज होती। अभी आप लालू यादव के लिए कर रहे थे बात, तो वही बात है ना। ये सज्जन कुमार के साथ भी 40 और अभी के चुनाव में आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा डर था। मैं आपको बता रहा हूं कि सिख वोट जो है उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ाव महसूस कर रहे थे। बड़ी जीत उसने हासिल की दिल्ली के लिए एक बड़ी दिल्ली के लोगों के लिए एक ये ऐसी खबर है जिससे वो खुद को जुड़ा हुआ पा सकते हैं। राजीव गांधी के सब बहुत विश्वस्त लोग थे ना, इसको इस तरह से भी देखिए तो समझ में आएगा। राजीव गांधी के सब बहुत विश्वस्त लोग थे। देखिए टीम तो संजय गांधी की थी, बाद में वो चूंकि कैरी ओवर हुआ था। संजय गांधी तो राजीव गांधी मूल रूप से कुछ भी कहें लेकिन नाम तो वहीं जाएगा ना। संजय गांधी के ऊपर तो ये भी लगता है कि तानाशाही संजय गांधी ही करते थे, लेकिन जाता तो इंदिरा गांधी के नाम। जो सत्ता में रहेगा, जो कुर्सी पर रहेगा, तो ये राजीव गांधी। दिल्ली में जो हुआ सिखों के साथ वो तो सब राजीव गांधी के दौर। और ये तो संजय गांधी थे ही नहीं उस वक्त। बयान भी राजीव गांधी का ही था ना कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो सिख विरोधी दंगे संजय गांधी के वक्त में नहीं हुए ना। संजय गांधी कहां से? मतलब कह रहा हूं टीम की जहां से पॉलिटिकल जो बात देखिए हम अभी कर रहे थे, शुरुआत संजय गांधी की कोइंसिडेंटली जुड़ रही है इससे कि एक और रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की राजनीति में एंट्री। राजीव गांधी को भी यही कहते थे ना, कुछ किताब दिया जाता होगा, सर लोग ज्यादा बताएंगे जी। राजीव गांधी भी कहते हैं नहीं आना चाहते थे राजनीति में, आए तो प्रधानमंत्री बन गए सीधे जी। ऐसे निशांत कुमार की बात हो रही है बिहार में, नहीं आए 50 साल की उम्र तक, कैमरे पर भी एक बात नहीं कही, नीतीश अब कुमार आ रहे हैं। तो अब आपने कहा कि बीजेपी, एक बार फिर बिहार की खबर की तरफ हम जा रहे हैं। आपने कहा कि निशांत के आने से ये माला बीजेपी के गले से उतर जाएगी कि नीतीश जी को बार बार हमको मुख्यमंत्री बनाना है। मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो क्या पहले नीतीश कुमार प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी, पीके को अपना उत्तराधिकारी देख रहे थे, पार्टी में लेकर आए थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अब पीके नहीं बन पाया तो अब एनके लेकर आ गए। अच्छा ठीक, एक बार इसी दिल्ली की खबर पर अतुल भाटिया आए हमारे साथ। अतुल जरा बताएगा पूरा कौन सा केस है जिसमें सजा हुई है सज्जन कुमार को? देखिए सौरभ, ये सरस्वती विहार में 1984 के दंगों के अंदर 2 सिखों की हत्या की गई थी और इसके अंदर जो है जो आज राउस एवेन्यू कोर्ट है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। इससे पहले जो दिल्ली पुलिस है उसने ये कहा था कि लिखित दलील दिल्ली पुलिस ने दी थी जिसमें यह कहा गया था कि ये जो मामला है वो निर्भया केस से भी ज्यादा विभत्स है क्योंकि इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और इसलिए इस पूरे मामले के अंदर फांसी की सजा दी जानी चाहिए। वहीं आज जब कोर्ट के अंदर इस पर फैसला आना था उससे पहले सज्जन कुमार की तरफ से लिखित में दलीलें कोर्ट को दी गई जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल से ऊपर है। वो एक मिनट अतुल, मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनका क्या कहना है इस फैसले की बात सुनिए। करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं, इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए, हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आए।
हमारे देश में भी देखिए कितना इंतजार करना पड़ता है न्याय के लिए। वो तो अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि फांसी की सजा नहीं हुई। 41 साल के बाद फैसला आ रहा है, 41 साल के बाद, और वो भी उसमें भी एक ऐसी सरकार बैठी है जो इस मामले को परसू करना चाहती है, तो ये हो पाया नहीं। अगर सरकार ना चाहे करना तो ये मामले भी भाई एजेंसी पे निर्भर करता है ना, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी होती है, एजेंसी सरकार के हिसाब से चलती है। तो अगर सरकार परसू करना चाहती है तो आगे बढ़ती है, नहीं करना चाहती है तो ढिलाई होती है। भाई सज्जन कुमार का जो 84 के बाद केंद्र में कांग्रेस सरकार आ गई, फिर उसके बाद कुछ समय के लिए वीपी सिंह चंद्रशेखर सरकार आई, फिर कांग्रेस सरकार आ गई। लगातार सरकारें ऐसी रही जो मामला ढलता रहा, आज इतने साल बाद मिल रहा। तो ये सब कुछ निर्भर करता है एजेंसी के ऊपर। और देखिए हायर कोर्ट में तो ये लोग भी जाएंगे, सज्जन कुमार का भी पक्ष जाएगा के लिए जाएंगे, क्योंकि रिलीफ के लिए जाएंगे। और जो है सरकार या स्टेट जो है वो जैसा कि इनकी जो पीड़ित पक्ष मांग कर रहा है कि फांसी की सजा हो, उसके लिए जाएगा। अब हायर कोर्ट में माया कोर्ट नानी को लोअर कोर्ट से सजा हुई थी गुजरात में, तो हायर कोर्ट से छूट गई वो। तो इसलिए आगे क्या होता है, लेकिन आज की तारीख में वो दोषी हैं, उनको सजा मिली है उम्र कैद की। ये उसमें सज्जन कुमार पर 3 केस चल रहे हैं, अलग अलग 3 दो केस उसमें 2 केस हो गए, एक में बरी हो गए, 2 में सजा हो गई। अतुल अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बता रहे थे कौन सा केस है? ये तो 2 सिखों की हत्या का मामला है। अतुल और आरोप ये थे सज्जन कुमार के अंदर कि किस तरीके से उन्होंने भीड़ को भड़काया, किस तरीके से वहां पे स्लोगनबाजी की, और जिसके चलते जो सिख पिता पुत्र थे उन दोनों की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले जो दिल्ली कैंट का मामला था उसमें भी उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार काट रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली पुलिस है उन्होंने कोर्ट से यह अपील की थी कि यह मामला जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, क्योंकि ये निर्भया से भी ज्यादा विभत्स मामला है। इसमें एक समुदाय को टारगेट किया गया था और बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या की गई थी। वहीं आज क्योंकि सज्जन कुमार इस बात को जानते थे, या तो उनको उम्र कैद होनी है या फिर फांसी की सजा होनी है, इनके अलावा कुछ नहीं होना था। यही कारण था कि सजा के ऐलान से पहले लिखित में दलीलें जो हैं वो सज्जन कुमार की तरफ से उनके वकील ने दी। उनका यह कहना था कि उनकी उम्र जो है वो 80 साल के पार है, कई बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, इसलिए कोर्ट जो है वो उनके खिलाफ नरमी बरते और उनको फांसी की सजा नहीं दी जाए। तो अब जो अदालत राउस एवेन्यू कोर्ट है उसने उम्र कैद की सजा जो है वो सरस्वती विहार में जो पिता पुत्र की हत्या हुई थी 1984 के दंगों के बाद, उसमें फांसी की माफ कीजिएगा उम्र कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली पुलिस ने मांग की थी कि फांसी की सजा दी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने जो सज्जन कुमार की जो दलील है उनको माना है और उम्र कैद की सजा जो है वो सज्जन कुमार को सुनाई है। तो अब ये दूसरा मामला है जिसके अंदर जो सज्जन कुमार है वो उम्र कैद की सजा जो है वो आप काटेंगे। और आप बाहर देख सकते हैं यहां पर कई सिख समुदाय के लोग। ठीक, अतुल बहुत शुक्रिया आपका। अतुल बता रहे थे आपको कि कैसे आज ये सजा सुनने के लिए बड़ी तादाद में सिख समुदाय के लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये मामला जिस जैसा अपराध है इसमें मृत्युदंड मिलना चाहिए, इसके लिए वो हायर कोर्ट में जाएंगे और सज्जन कुमार भी रिलीफ के लिए अपना जाएंगे। लेकिन सज्जन कुमार के पूरा दिन जो है काफी अरसे से चल रहे हैं। 84 में मैं दिल्ली में था, बड़ा विभत्स मंजर था वो, इसमें कोई दो रहा। तो 4-5 दिन जो है पूरी दिल्ली में लग ही नहीं रहा था कि कोई कानून व्यवस्था है, बहुत बुरा हाल था। लेकिन इससे पहले वाले जो केस है उसमें 5 सिखों की हत्या हुई है जिसमें भी उम्र कैद की सजा मिली है। और एक में बरी हुई। अरे कांग्रेस के नेताओं का जहां भी नाम आया, इनका नाम आया है, कुछ लोग कमलनाथ जी का नाम भी लेते हैं, कमलनाथ जी का भी नाम था उसमें, जगदीश टाइटलर चल रहा है, आरोप एक जैसे हैं कि भीड़ को उकसाया, भड़काया, जाओ जाके हमला। ललित बांगन की हत्या हुई, अर्जुन दास की हत्या हुई आतंकवादियों ने की, और HKL भगत का नाम रहा, लेकिन केस चलता रहा। बाद में HKL भगत साहब चले गए, वो नहीं रहे तो उसके बाद तो केस खत्म हो जाता है अपने आप, जब वो एक्यूज ही नहीं है उसमें। जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार और कमलनाथ पर उस तरह से केस नहीं चला, केस नहीं हुआ। मैं भी ये बोलने नाम उसमें रिपोर्ट में आया था, जो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में, लेकिन उन पर केस नहीं चला। लेकिन जगदीश टाइटलर और ये दोनों, जगदीश टाइटलर पर तो केस चल रहा है, लेकिन न्याय तो नहीं हुआ ना पूरा अभी भी। नहीं, न्याय नहीं हुआ और मूल मुद्दे की बात अभी भी शायद हम लोग कम कर रहे हैं। 80 वर्ष मेरी उम्र है, बीमारी मुझे रहती है, इसलिए जज साहब मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन 80 साल की उम्र में जीवन के आखिरी पायदान पर खड़ा सज्जन कुमार सच बताने को तैयार नहीं कि किसने सिखों का नरसंहार करने के लिए कहा था, किसने हत्याएं कराई थी, कहां कहां कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, आज भी वो बताने को तैयार नहीं। असली न्याय तो वो होना कि उसमें जितने भी लोग शामिल हैं उनको दंड मिले। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि भाई कोई बीमारी हो गई, उम्र हो गई, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसका बहाना लेकर अपने सारे पाप कर्म को करें कि इसको छोड़ दीजिए। और मैं तो मतलब ये तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ही था। भारत के इतिहास में ऐसा तो कभी नहीं हुआ जिस तरह का सिख नरसंहार हुआ था।
लेकिन उसके बाद भी अगर उसमें सजाएं उम्र कैद तक हैं तो एक ये सोचना होगा, इतने वर्ष लग जाते हैं, 40-40 साल, एक आदमी की पीढ़ी खत्म हो जाती है, 4 जनरेशन बदल जाती है, हर दशक में एक जनरेशन बदलती है, वो खत्म हो जाता है और उसके बाद भी वो दया मांग रहे हैं, तो ये तो बड़ा विचित्र सा है। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की बात जरा यूपी की कर लें। यूपी इसमें खबर यह है कि योगी जी, कल कुंभ खत्म हो रहा है, तो योगी जी ने पहले विधानसभा में अपनी बात रखी, आज वो विधान परिषद में कुंभ पर बोल रहे थे। अब कुंभ वाला मामला योगी जी के लिए थोड़ा पर्सनल है, दिखता है, उनकी बातों में दिखता है। जैसे जब वहाँ भगदड़ मची थी तो उसके बाद जब वो बात करने आए तो खुद को रोक ही नहीं पाए, उनकी आंख से आंसू गिर गए। फिर उसके बाद आपने देखा, और जैसे अखिलेश यादव वगैरह ने जो आरोप लगाए कुंभ के ऊपर, कभी पानी को लेकर लगा दिया, कभी भीड़ को लेकर लगा दिया, इंतजाम खराब है इसको लेकर लगा दिया, तो वो हर बात का जवाब देते रहे। अब लंबा कुंभ चला, एक दिन के बाद खत्म हो जाएगा, 63 करोड़ आंकड़ा पहुंचा है। तो पहली कामयाबी तो इनके कुंभ की ये है कि जो लोग ये सवाल उठाते थे कि ये कहाँ से आंकड़ा आ रहा है, इतने करोड़ उतने करोड़ 40 करोड़ कहाँ से आएंगे, तो उनको भी मानना पड़ा कि लोग आए, बल्कि और लोग आना चाहते हैं तो कुंभ हो सके तो बढ़ा दो, अखिलेश यादव ने कहा था। अब वो इस दौरान जो और बातें उनका उत्तर दे रहे हैं, तो उन्होंने विधानसभा में कल जो कहा था उसमें से एक बयान हमने निकाला है, और आज विधान परिषद में जो बोले हैं, दोनों में जो इंटरेस्टिंग बात बोली वो आपको सुनाता हूं। विपक्ष शुरू से इसको उपहास उड़ाता रहा है, क्या 40 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या ये आयोजन ऐसे हो पाएगा, क्या ये आयोजन को आप कर पाएंगे। हम लोग तब भी कहते थे आयोजन होगा, क्या आप चिंता कर रहे हैं। हमारे विपक्षी दलों में एक चीज जरूर देखने को मिलती है कि वे पहले किसी चीज को उपहास उड़ाते हैं, विरोध करते हैं, चर्चा से भागने का प्रयास करते हैं, और अंततः उसको स्वीकृति भी देने के लिए तत्पर होते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी स्नान करके आ गए, यह उनकी स्वीकृति का ही प्रमाण है। कल विधानसभा में नेता विरोधी दल वे तो अंत तक कह ही पड़े कि भाई मैं समाजवादी, बाद में पहले सनातनी हूं, तो यह भी उनकी स्वीकृति को ही प्रमाणित करता है। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला, गिद्धों को केवल घास मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा। एक ही घाट पर सभी जाति वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी, लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। यशवंत जी, कुंभ को लेकर जो सियासी आलोचना जो लोगों ने की है, कुछ लगता है थोड़ा दिल पे लिया योगी जी ने? नहीं, निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा आयोजन हो और उसमें कई बार ऐसे अवसर भी आए कि लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ बड़ी तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ बड़ी हुई भी, जो मौनी अमावस्या पर हुई, तो ऐसे में आप जब कोई बहुत बड़ा आयोजन करते हैं, बहुत बड़े मन से करते हैं और कहते हैं ना कि दिल लगा हुआ हो, तो फिर दिल टूटता भी है, और जो दिल तोड़ने की कोशिश करता है तो उस पर आप हमलावर भी होते हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि एक शानदार आयोजन, और बरसों बरस आगे भी इसको मैच करना, इसके बराबर मैं तो ये भी सोचता हूं ना कि आगे इसके क्या होगा, क्योंकि अब तो मतलब हमारे देखते देखते जहां वो नागवासुकी के पहले तक था, फिर दशाश्वमेध तक था, फिर नागवासुकी तक आया, फिर उसके आगे गया सलोरी तक, और अब फाफामऊ तक पहुंच गया। तो अब तो शहर ही पूरा बंद गया, अब तो बचा ही नहीं, झूसी की तरफ चला गया, रेल की तरफ चला गया, अब उसके आगे कहां तक जाएगा। लेकिन अब मुझे लगता है कि इसके आगे की जो चीज है वो जरूरी है, और मैं एक प्रयागवासी होने के नाते भी अवश्य कह रहा हूं, अब ये कुंभ संपन्न हो रहा है, यहां से
नदियों को बचाने का, बेहतर करने का एक अभियान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे प्रदेश में शुरू करना चाहिए जी। वहां अब सब कुछ उखड़ेगा, यानी विदाई का वक्त है, बड़ा पीड़ादायी वक्त होता है उस शहर के लोगों के लिए। वहां को कैसे फिर आप उसको बेहतर तरीके से करें, सफाई हो, उसके आगे की चीज वो अवश्य करनी चाहिए। बहुत शानदार आयोजन रहा, उसके बाद की चीजें जो है वो अब ठीक करने की जरूरत है। सर 1.5 महीना लगातार योगी जी और अखिलेश यादव में वाक युद्ध चलता रहा, कौन जीता अंत में इसमें? नहीं, जीत तो आयोजन के हिसाब से होती है, वाक युद्ध से नहीं हुई। और उसमें योगी जी की जीत है कि जितना बड़ा आयोजन किया गया, जो गड़बड़ियाँ हुई वो भी साफ है उसमें। जिस तरह की घटना मौनी अमावस्या पर हुई, भगदड़ हुई, ये वहां से सब संभाल लिया, हाँ, लेकिन संभाल ऐसा- लिया गया। लेकिन लड़ाई बिजली के लिए होती है कि क्या याद रहा लोगों को? क्या तो याद रहा कि बड़ा भव्य कार्यक्रम रहा। नहीं, लेकिन वो भी याद रहेगा। याद नहीं, वो नहीं कह रहा। ऐसा नहीं कि वो नहीं है, लेकिन बड़ा आयोजन किया गया, भव्य आयोजन किया गया। उसमें व्यवस्थाएं भी रही, कुछ अव्यवस्थाएं भी रही होंगी, ऐसा नहीं है कि अव्यवस्था नहीं होती। और वाक युद्ध में मुझे नहीं लगा कि बहुत बड़ा वाक युद्ध रहा, क्योंकि अखिलेश जी इसमें बहुत पीछे रह गए उस वाक युद्ध में। उस तरह से वो उसको खड़ा भी नहीं कर पाए। और जब वो अब आज योगी जी कह रहे हैं कि खुद अखिलेश जी भी नहाए आए, तो वो उन्होंने भी स्वीकृति कर दी। हालांकि वो नहीं नहाते तो फिर दूसरे तरीके से होती राजनीति। खैर वो तो दुविधा कौन छूटा सर, बड़े लोगों में कौन छूटा नहाने से? एक दिन बचा है, आजाद याद राहुल गांधी रह गए, प्रियंका गांधी रह गई। मेरा मानना है कि अगर आप कोई इस पे कुछ प्रतिकूल ऐसी गंदी टिप्पणी, नहीं नहा पाए नहीं नहा पाए, ये भी ऐसा विषय नहीं। हिंदू तो गंगे तो दर्शनात् मुक्ति है, हिंदू तो ठीक है, मन चंगा तो कठौती में गंगा है, हिंदू तो जीवन व्यवहार है। पर्सनल चॉइस है किसी की, इसमें कोई कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप नेता हैं तो आप सबकी संपत्ति है, थोड़ी थोड़ी संपत्ति है। राहुल जी ने जिस तरीके से उनसे सीधा सवाल हो गया, एक मौका भी नहीं मिला ना लोगों को पूछने का उनसे, लेकिन रायबरेली में पूछ लिया गया था उनसे, और वो जिस तरीके से बस मुस्कुरा के बढ़ दिए। अगर वो यही कह देते कि मैं व्यस्तताओं के चलते नहीं जा पा रहा हूं, पूरा आदर सम्मान है लेकिन मैं नहीं जा पा रहा हूं, एक बात हो जाती है। सवाल हुआ, आप इग्नोर करके चल दिए। नमस्कार का मतलब वही है ना, नमस्कार का मतलब वही है। खड़गे जी को भेज देते। अरे भाई खड़गे जी को भेज देते। देखो ये जो देखो, ये अनिवार्यता नहीं होती है, ये इच्छा और अपनी वो आंतरिक। बहुत लोग, नीतीश कुमार नहीं गए, उद्धव ठाकरे नहीं गए, शरद पवार नहीं गए, तो ममता जी नहीं गए, तो इसलिए वो तो ऐसे सरकार के ऐसे डक नहीं करेंगे सर सवाल को। नहीं, मैं कह रहा हूँ डक करे ना करे, देखो ये भी तो हर व्यक्ति सुनता है, क्या सवाल दे क्या जवाब न दे। बजाय ये कि वो कोई अपमानजनक टिप्पणी करें, इससे अच्छा है कि हाथी जोड़ लिए उन्होंने। करनी अपमानजनक टिप्पणी बहुत लोगों ने की, करिए तो सम्मानजनक करिए। आप नहीं मानते और लोग तो मानते हैं। बहुत लोगों ने की ना अपमानजनक टिप्पणी, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेहतर है उन्होंने सम्मानजनक की, अपमान हाथ जोड़ लिया, तो हाथ जोड़ने का सम्मान हो गया। लेकिन ये जरूर है कि देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कुंभ का आयोजन तो सफल हो गया, और इतना बड़ा वाकई अपेक्षा से ज्यादा लोग आए, और आज भी, और कल तो और ज्यादा शिवरात्रि का पर्व है। और वैसे भी देखिए, कुंभ जो है माघ महीना, माघ पूर्णिमा तक था, चूंकि शिवरात्रि का पर्व था इसलिए शिवरात्रि तक वो बढ़ा। अब वो कुंभ ये नहीं है कि आप साल भर बढ़ा दीजिए, जो कि मांग की जब चाहे, शास्त्रीय विधान है। लोगों में ये है बात कि भाई अब मतलब 2-3 दिन ही बचे हैं तो हो जाओ जो नहीं बिल्कुल। लेकिन गंगा और संगम वही रहेंगे, गंगा संगम जाइए, आना ही चाहिए और जाना चाहिए। बहुत जो मैं तो कह रहा हूँ, जो जाया है वो अच्छा है, नहीं जा पाए वो आगे भी जा सकते हैं। एक मैं आपको एक चीज में कि ये बात में बहुत अच्छी है कि इस कुंभ से अगर एक ये संदेश निकले कि देश की नदियों को बचाने का, प्रदेश की और देश की, तो कुंभ की सार्थकता और बढ़ जाएगी और उसकी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि नदियां ही नहीं रहेंगी तो कुंभ कहां रहेगा फिर। आइए अब एक अंत में एक खबर महाराष्ट्र की हम ले लेते हैं। महाराष्ट्र में जब से सरकार ये बनी है तब से एक ही थीम चल रही है, क्या शिंदे जी नाराज हैं, क्या शिंदे जी ठीक हो गए, क्या शिंदे जी फिर किसी बात पर उखड़ गए हैं, यही चल रहा है वहां पे। कभी कोई मुद्दा बनता है, कभी कोई मुद्दा बनता है। अब पीछे खबर आई थी कि फडणवीस साहब ने शिंदे साहब की, शिवसेना के जितने विधायक थे उनको सुरक्षा मिली हुई थी जब ये पार्टी तोड़ करके गए थे, उस वक्त इनको सबको सिक्योरिटी मिली थी, वो सिक्योरिटी वापस ले ली उन्होंने, अच्छी सिक्योरिटी मिली हुई थी। अब इस पर भी एतराज हुआ, लोगों ने खुलकर बोला, उस शिंदे जी की पार्टी के लोगों ने खुलकर बोला इस पर। फडणवीस जी ने इसका जवाब दिया कि जो हमने किया है वो एक विभाग है इस बात के लिए पूरा, वो ये रखता है नज़र इस पर किसको कितनी सुरक्षा चाहिए, उसने जैसा बताया हमने कर दिया, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। अब दूसरी खबर हो गई, अब ओएसडी और निजी सचिव कोई मंत्री रखेगा, किसको रखेगा, ये उसके ऊपर नहीं है। अब इन्होंने जो है कई सारी अर्जियां इनके पास आई थी कि भाई ये हमारा ओएसडी हो जाए, ये हमारा पीएस हो जाए। उसमें से बहुत सारी अर्जियां फडणवीस जी ने ठुकरा दी, सब ज्यादा अप्रूव की हैं लेकिन कुछ ठुकरा भी दी, और वो खुद बता रहे हैं कि मैंने जिनकी डिसअप्रूव की हैं इनके बारे में कोई ना कोई प्रतिकूल जानकारी हमारे पास आई थी, किसी पर कोई मुकदमा है, किसी पर कुछ। अब वो ये खुद कह रहे हैं मैं किसी फिक्सर को
फिक्सर शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने। मैं किसी फिक्सर को किसी का निजी सहायक या ओएसडी नहीं बनने दूंगा। सुनिए। पहिली गोष्ट, माणिकराव कोकाट यांना कोणाची ते माहिती नसेल, पीएस आणि ओएसडी नेमण्याचा अधिकार हा मुख्यमंत्र्याचाच आहे. त्याचा प्रस्ताव मंत्री मुख्यमंत्र्याकडे पाठवतात आणि मुख्यमंत्री त्याच्यावर अंतिम निर्णय करतात. हे काही नव्याने होत नाही. मी कॅबिनेटमध्ये स्पष्टपणे सांगितलं होतं, तुम्हाला पाहिजे ती नावं पाठवा, पण त्या नावांमध्ये ज्यांची नावं फिक्सर म्हणून, ज्यांची नावं चुकीच्या कामामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, त्यांना मी मान्यता देणार नाही. आत्तापर्यंत माझ्याकडे 125च्या जवळपास नावं आली. त्यातली 109 नावं मी क्लिअर केलेली आहेत. उर्वरित नावं मी क्लिअर केली नाहीत, कारण कुठल्या ना कुठला आरोप त्यांच्यावर आहे, कुठली ना कुठली चौकशी चाललेली आहे. कुछ भी नहीं है. अभी देखिए ओएसडी और पीए को लेके हमारे मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने उन्होंने अपना बयान किया है कि जो कुछ गलत लोग उसमें घुसने की कोशिश करते थे मंत्रियों के पास, उनके ऊपर लगाम किया जा रहा है. और खासतर मेरे ख्याल से अभी ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रियों के पीए, पीएस और ओएसडी अभी हो गए और उनकी नियुक्ति भी हो गई. क्या चल रहा है समीर जी महाराष्ट्र की सरकार में? बड़े बोल्ड स्टेप ले रहे हैं फडणवीस जी. देखिए, दोनों मामले में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे सुरक्षा कटौती का मामला है, तो ये वाई कैटेगरी की सुरक्षा एकनाथ शिंदे के विधायकों और सांसदों को इसलिए दी गई थी कि जब वो एकनाथ शिंदे के साथ लौटकर आए थे और ये आरोप कहा जा रहा था कि उनके ऊपर हमला हो सकता है. अब उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में कई सांसद चुनाव हार गए, कई विधायक चुनाव हार गए. अब उन्होंने इस तरह का खतरा नहीं है, तो गृह मंत्रालय ने रिकमेंड किया कि वाई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, सुरक्षा है उनके पास, वाई सिक्योरिटी नहीं है. सबको एक एक गनर दिया गया है, तो सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई है. और ओएसडी की बात को लेकर देवेंद्र फडणवीस जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, तब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का मामला उठाया था और एकनाथ शिंदे से कहा था कि कई ओएसडी की शिकायतें आ रही है कि वह तमाम तरह के लेन देन कर रहे हैं मंत्रियों के साथ मिलकर, इस मामले पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए. उस समय इस बात के बहुत ज्यादा तवज्जो दिया नहीं गया. अब देवेंद्र फडणवीस जब मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने और 39 उनके जो कैबिनेट के मंत्री, उनकी जब पहली बैठक हुई, उस पहली बैठक में देवेंद्र फडणवीस ने सब मंत्रियों से बोल दिया था कि भाई आप जिसका नाम रिकमेंड करना कर सकते हो करो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का नाम रिकमेंड करो जो किसी भी विवाद में ना रहा हो और मुझे बताया कि किसके साथ किसका संपर्क जुड़ा हुआ है. तो मुझे लग रहा है 124 लोगों के नाम लोगों ने दिए थे, 109 लोगों को देवेंद्र फडणवीस ने स्वीकृत कर दिया है और ये बोल दिया कि भाई जो दलाली करता हो, जो फिक्सर हो, जो लेन देन में शामिल हो. आप खोल के ये भी तो कह रहे हो कि मेरे मंत्री फिक्सर लोगों को भी रिकमेंड कर रहे हैं, तो यही तो मतलब हुआ. तो उन्होंने एकनाथ शिंदे को संदेश दे दिया है, उन्होंने अजित पवार को संदेश दे दिया है कि भाई आपके मंत्री इस तरह के लोगों को ओएसडी ना रखे, जो लेन देन करे, आपके लिए लाइजनिंग करे, यह मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. और मुझे लग रहा है कि गठबंधन की सरकार है, उनको जरूरत ना हो, है तो गठबंधन की सरकार, ऐसे तेवर चल जाते हैं क्या? थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक हकीकत है सौरभ. मैं जानता हूं कि दिल्ली में आप देखेंगे ना कि सरकारें बनने बदलने, चुनाव से पहले ऐसे फिक्सर्स जो है ना अपनी दुकान बनाने, अपनी सारी एक्सरसाइज करने में लगे रहते हैं और बहुत जगह पर होता है. और यदि आपको याद हो, प्रधानमंत्री जी ने जब ये पीएस और ये बात हुई थी तो उन्होंने भी साफ किया था कि कोई इस तरह के लोग, बल्कि उन्होंने तो कहा कि परिवार के लोग भी किसी के पर्सनल सेक्रेटरी मतलब पीएस और पीए नहीं बने. तो ये कोई उनको एक लाइन यहाँ से दिल्ली से भी मिली हुई है, थोड़ी सी मुश्किल होगी. और 125 में से 109 लोग कर दिए हैं, तो 15 लोगों में से हो सकता है किसी पर कुछ बात हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है. लेकिन ये स्टेप उनकी सरकार की इमेज को बेहतर बनाने में मदद करेंगे, ये ऐसा मुझे लगता है सरकार के लिए. देवेंद्र फडणवीस के ऑपरेट करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि उनको फुल मैंडेट है, खुलकर करो जो करना. नहीं, बिल्कुल. देखिए, फुल मैंडेट तो उनको है ही. उसका कारण है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, 132-135 सीटें उसकी आई हैं, तो जाहिर है पूरे चुनाव के केंद्र में देवेंद्र फडणवीस ही नेतृत्व कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी का. और मुख्यमंत्री बनाए गए तो उनको दिल्ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बेहद भरोसेमंद है, संघ के भी भरोसेमंद है, तो फुल मैंडेट तो है ही उनको. और दूसरी बात यह है कि देवेंद्र फडणवीस एक मैसेज भी देना चाहते हैं. और जो भारतीय जनता पार्टी की जो आगे की जो राजनीति है, देवेंद्र फडणवीस उसके एक बड़े प्लेयर हैं. जो भविष्य की मोदी जी के बाद की जो नेतृत्व की जो पंक्ति है, उसमें देवेंद्र फडणवीस, योगी आदित्यनाथ, ये सारे लोग जो है ये बड़े. तो देवेंद्र फडणवीस भी एक गुड गवर्नेंस का मैसेज देना चाहते हैं. आप याद कीजिए, जब अडवाणी जी और अटल जी के टाइम में मोदी जी गुजरात में गुड गवर्नेंस का मैसेज दे रहे थे,
तो सारे मुख्यमंत्रियों में होड़ थी कि शिवराज सिंह ये चौहान interesting बात है। या नरेंद्र मोदी या वसुंधरा राजे, और उसमें नरेंद्र मोदी ने बाजी मेरा मारी, सेकंड सबसे टर्म आगे निकले। मेरा सेकंड टर्म में मेरी छवि क्या रहेगी, छवि क्या रहेगी, क्योंकि उन्हें मालूम है 2029 में जब फैसला होगा तो ये सब चीजें देखी जाएंगी कि गवर्नेंस किसकी अच्छी है। बीजेपी के और मुख्यमंत्रियों के मुकाबले ज्यादा फ्री हैंड है क्या फडणवीस जी को, त्रिपाठी जी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों को फ्री हैंड का अगर कहें तो कम से कम गवर्नेंस के मामले में तो फ्री हैंड सभी को रहता है। दूसरे मामलों में निश्चित तौर पर केंद्र का दखल भी रहता है, केंद्र का दबाव भी रहता है। अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में भी केंद्र की, जिसको कहें कि कौन अधिकारी कहां जाएगा जो प्रमुख पदों पे होते, लेकिन देवेंद्र फडणवीस का चाहे पिछला 5 साल का कार्यकाल रहा हो, चाहे 2.5 साल वाला कार्यकाल रहा हो, 2.5 साल वाला, या फिर जो अभी उप मुख्यमंत्री के तौर पर रहा, या फिर अभी उनके कार्यकाल में 2 बातें बड़ी स्पष्ट होने वाली हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंपिंग महाराष्ट्र की राजनीति में छोड़ने की कोशिश करेगी, दूसरा देवेंद्र फडणवीस निर्विवाद तौर पर उतने बड़े नेता हो जाएंगे जिसके बाद उनके आसपास कोई और नेता नहीं दिखने वाला है। अब इसका जो भी निहितार्थ निकालना है वो सहयोगी निकालना हो निकाले या अंदर के लोग निकालना हो निकाले, यही होने वाला। आप महाराष्ट्र के रेफरेंस में कह रहे हैं? फिलहाल तो यही, वो सारे रेफरेंस में कह रहे हैं सर। ये ऐसी बातें प्रोग्राम के अंत में नहीं की जाती हैं, ज्यादा पहले शुरुआत में करेंगे तो बात नहीं हो पाती इस पर। ऐसा विषय जो है अंत के लिए नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, सर बहुत शुक्रिया आपका, संजीत विजय जी बहुत शुक्रिया, संजीत जी बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं 1 बजे फिर आपसे।